टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले इक्वल वेक्टर, कोई डेफिनेशन चाहिए नहीं मेरे को, कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ। इक्वल वेक्टर क्या है? अगर मान लो आपका कोई वेक्टर है ए वेक्टर, कोई कहते हैं ये ए वेक्टर क्या है और ये बी वेक्टर क्या होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है? देखो हम फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी पढ़ेंगे वो टॉपिक टू टॉपिक जो है वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात कर सकता हूँ, मैं फोर्स वेक्टर की बात कर सकता हूँ, मैं एक्सेलरेशन वेक्टर की बात कर सकता हूँ, है ना। ऐसे कई क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी तो मैं इन जनरल वेक्टर्स पढ़ रहा हूँ। वेक्टर तो कोई भी हो सकता है, फोर्स, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने नाम ही चेंज कर दिया, मैंने कहा जी ए वेक्टर है। अब अगर तो ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ तो फिर मैं लिखूंगा 10 मीटर, अगर मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर तो लिखूंगा 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन अगर ये फोर्स वेक्टर हुआ तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ ए वेक्टर तो मैं लिखूंगा 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। फिलहाल तो मेरे को पता नहीं कौन सा वेक्टर है, क्योंकि रूल तो वेक्टर के सबके लिए सेम है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, बस मैंने 10 लिख दिया। 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स का मतलब जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे जिस क्वांटिटी की बात होगी उसको यूनिट्स लगा लेना। तो इन जनरल वेक्टर का नाम क्या है? ए वेक्टर। जैसे मैथ्स में अलजेब्रा में करते नहीं, कोई वेरिएबल है एक्स, अब एक्स की वैल्यू पता ही नहीं तो पुट क्या करूं? तो ए वेक्टर पता ही नहीं कौन सी क्वांटिटी, तो कोई भी ए वेक्टर। और एक और वेक्टर है बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? मान लो 10 और डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक चीज देखो, मैंने दो वेक्टर की बात की, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो फिर ये दो वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर है। और इक्वल वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी, इसका मतलब ए वेक्टर का मतलब ए की वैल्यू बी के इक्वल है और ए की डायरेक्शन भी बी के इक्वल है। और इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन का मैं कह नहीं सकता। पर इनमें मैं डायरेक्शन भी पूछ सकता हूं कि दो वेक्टर्स आपस में इक्वल का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये पहला एग्जांपल। जैसे प्रैक्टिकली एक कार है 50 मीटर पर सेकेंड जा रही है अलोंग नॉर्थ, v1 वेक्टर। दूसरी कार है 50 मीटर पर सेकेंड जा रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, v2 वेक्टर है। दोनों ऊपर जा रही हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो मैं लिख सकता हूं दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर। मतलब v1 वेक्टर v2 वेक्टर का मतलब v1 और v2 की डायरेक्शन भी सेम है और साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये डायग्राम्स लिख सकते हो, सिर्फ ओनली डायग्राम लिख लो ताकि समझ में आ जाए कि क्या लिखे, तो डायग्राम से क्लैरिटी हो जाएगी। मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, मैंने कहा क्या गिवन था? कह रहे क्वेश्चन में गिवन था v1 इज इक्वल टू v2। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने कहा डायरेक्शन, कहता वो मुझे पता नहीं। हो सकता है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में
एक की वेलोसिटी नॉर्थ हो और एक की साउथ हो, लेकिन वैल्यू 50-50 हो, तो ठीक है मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इसका मतलब तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल वेक्टर के बाद लिखें नेगेटिव वेक्टर, हेडिंग डालें नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या है पहले समझ लें। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है और मैं लिखता हूं ए वेक्टर के आगे माइनस साइन लिख देता हूं, आप ना वेक्टर का बेसिक थोड़ा सा पहले से पता है, नेगेटिव वेक्टर का आज से 9th क्लास से पता है। नेगेटिव वेक्टर आप जानते हो, बोलो एग्जांपल दो। रिटार्डेशन, उसकी जगह आप बोले जी, स्मॉल जी। जब बॉल ऊपर जाती है तो -9.8, नीचे आती है तो +9.8। वो माइनस साइन मैं पूछता था क्या कर रहा है, आप बोलते थे बॉडी ऊपर जा रही है, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो नेगेटिव साइन क्यों लगता था, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ये देखो अब आ गया पॉइंट। ए वेक्टर है, मान लो इस तरफ है, और अगर मैं ए वेक्टर क्या माइनस लगा दूं तो कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, इस वेक्टर की डायरेक्शन एकदम रिवर्स कर देनी है। ये माइनस ए वेक्टर है, और माइनस ए वेक्टर में फर्क है, इसका नया नाम है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मतलब, माइनस ए वेक्टर का मतलब दिस इज नेगेटिव वेक्टर। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई कार 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस, तो वी वेक्टर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड क्या है 10, डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स। और अगर मैं कहूं इसका नेगेटिव वेक्टर लिखो, ये ध्यान से देख लो लिखने से पहले, माइनस वी वेक्टर, तो आपने इमीडिएटली कार की डायरेक्शन क्या कर देनी है, रिवर्स। तो गाड़ी अगर राइट जा रही है तो आपने कहां कर देनी है, लेफ्ट कर दी। कोई बोला इसकी वैल्यू कितनी हुई कार की वेलोसिटी की, कोई बोला -10 ना। एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता दूं मैं आपको, इस चैप्टर में कॉमन मिस्टेक में से 25% लोग करेंगे, टेस्ट में भी, हर असाइनमेंट में भी, आज भी और कल भी, मेरे कहने के बावजूद भी। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर कार की वेलोसिटी 10 है, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, वो -10 नहीं हो जाएगी, वो क्या रहेगी, वो 10 ही रहेगी। माइनस साइन का मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। मैग्नीट्यूड के आगे कभी भी माइनस नहीं लगाना, डायरेक्शन चेंज कर देनी है अलोंग नेगेटिव एक्स, इसे बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड रिमेनिंग दी सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो वेक्टर्स के अंदर माइनस साइन लगने का मतलब गाड़ी ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज भी क्या, उल्टी कर ली एकदम, बस। ये लिख सकते हैं डायग्राम, काम आता है, नेगेटिव वेक्टर काफी यूज होगा। एक बॉडी पे फोर्स राइट लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, एफ वेक्टर, तो फिर माइनस एफ वेक्टर यानी कि फोर्स कहाँ लगेगी, लेफ्ट लग जाएगी। डायरेक्शन चेंज करनी है, रहेगी 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं पुट करना, उसको चेंज नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो नेगेटिव वेक्टर क्लियर है यहाँ तक, क्या है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। लिखो, हेडिंग लिखो सिर्फ, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर में सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर यहां पे एक स्टूडेंट ने फोर्स लगाई, दूसरी फोर्स दूसरे स्टूडेंट ने यहां लगाई, मान लो चेन बांध ली या रस्सी बांध ली,
रस्सी से यहाँ खींचा, रस्सी से यहाँ खींचा और रस्सी से यहाँ खींचा, तो ये फोर्स है 2 न्यूटन, ये फोर्स है 10 न्यूटन, ये फोर्स है 11, अलग अलग फोर्सेस हैं। पॉइंट ये है कि फोर्सेस तो अलग अलग हैं, इन अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सभी फोर्सेस का एग्जैक्टली सेम है। तो अगर सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगती हैं तो ये कौन से वेक्टर है? को इनिशियल वेक्टर। बना लो डायग्राम से ही, बस डायग्राम से डेफिनेशन क्या है बस पता होना चाहिए। को इनिशियल वेक्टर क्या है कि जहाँ पर जिनके स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, वैल्यू डिफरेंट हो सभी वेक्टर की, डायरेक्शन डिफरेंट हो सभी वेक्टर की, कोई चक्कर नहीं, बस क्या चीज़ सेम होनी चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो को इनिशियल वेक्टर्स क्लियर है क्या होते हैं? कि स्टार्टिंग पॉइंट जिनका सेम होता है वो को इनिशियल वेक्टर्स है। नेक्स्ट है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर डायग्राम, सिर्फ डायग्राम बना लो। एक ही पॉइंट पर जो वेक्टर एंड हो रहे हैं, एंड समझते हो? जैसे एक पॉइंट है, अगर मैं, या एक टेबल है या एक बॉक्स है, कुछ भी है, मैं अगर इसे अपनी तरफ खींचता हूँ, इसे बोलते हैं फिजिक्स में मैं इसे पुल कर रहा हूँ, और अगर मैं धक्का मारता हूँ इसे मैं क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ। पुल और पुश। तो बेंच को पुल करना है या पुश करना है? 3 लोग बेंच को पुश कर रहे हैं, कोई कहता है ये वाला पॉइंट इधर चला जाए, कोई कहता है इधर चला जाए, कोई कहता है इधर। एक ही पॉइंट पर तीनों वेक्टर्स पुश कर रहे हैं, तो एंडिंग पॉइंट तीनों के सेम है, को टर्मिनस। वो जो एग्जाम्पल था वो पुल का था, पुल कर रहे हैं 3 फोर्सेस से, ये पुश कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर इकट्ठी लग रही है फोर्सेस। नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं इसका। नहीं, मैं यहाँ करना चाहता हूँ पुश, जरूरी नहीं कि सेंटर पे जाके करूँगा, मेरी मर्जी में 3 लोग यहाँ पे पुश करवा दूंगा, फोर्स यहाँ एंड करवा दूंगा तो भी चलेगा। ठीक है? कितना यूज़ होता है? 365 दिन में एक बार, बस अगले साल नया बैच आएगा उसमें बता दूंगा को टर्मिनस क्या है, यूज़ कम होता है, बता दिया। कहीं पढ़ लो तो ऐसा फील करोगे या लो फील ना करोगे, हमें तो कराया ही नहीं, वाई ना बात अलग है, तो आता नहीं है, बस ठीक है, पता होना चाहिए को टर्मिनस क्या है। ठीक है? तो बहुत मतलब इसमें ना 3-4 वेक्टर्स काफ़ी काम के हैं, बाकी तो बस ठीक है, नाम सुन के छोड़ने वाले हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, हाँ ये काम आ सकता है। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर में ऐसे करो, मान लो ये कार है, ठीक है, ये कार है, ड्रॉ कर लो। इसमें ये वेलोसिटी v1 वेक्टर है, v1 वेक्टर की वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग x एक्सिस। एक और कार है, इस कार की वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर 20 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग x एक्सिस। ये ड्रॉ करो। तो 2 कार्स हैं, दोनों की वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, देख रहे हो, एक x में है दूसरा भी x में है। वैल्यू डिफरेंट है, वैल्यू वेलोसिटी की डिफरेंट है, एक स्लो चल रही है एक तेज चल रही है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इन दोनों वेक्टर्स में वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में, मैंने क्या बोला? मैंने ये नहीं बोला, कई लोग सोचते हैं कि इन 2 लाइंस में एंगल कितना है, नहीं मैंने लाइंस नहीं पूछा, मैंने पूछा इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शंस में एंगल क्या है। इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शंस में एंगल क्या है? 0। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। इसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों एक्स एक्सिस हैं, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 0, दोनों की डायरेक्शंस के बीच में। अब कई लोग ना इसको गलत समझ लेते हैं, वो कहते हैं लाइन के बीच में एंगल है, लाइन एक ऊपर एक नीचे, एंगल 0 कैसे बन गया? नहीं, मैं लाइन के बीच में बोला ही नहीं, वो तो मैथ्स है ना, वो तो ज्योमेट्री, लाइन के बीच में लाइन का एंगल तो ज्योमेट्री निकालते, मैं ज्योमेट्री कर ही नहीं रहा। कोई कहता है फिर ये कार तो नीचे चल रही है, एंगल कैसे बना? भाई सड़क है, ऐसे एक गाड़ी यहाँ एक गाड़ी यहाँ, दोनों इकट्ठी चल रही है। अब ये थोड़ी ना कि एक्स एक्सिस यहाँ पर एक्स वहाँ पर एक्स नहीं रहेगा, वो भी एक्स है, फर्क क्या पड़ रहा है? उधर जाने का मतलब एक्स एक्सिस है, तुम्हारी कॉपी भी एक्स एक्सिस चल रही है, ये थोड़ी ना कि मेरा बॉडी एक्स है। तो अगर दोनों एक्स में चल रहे हैं, दे आर इन सेम डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ में एंगल क्या है? 0। नॉर्थ पोल या मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में एंगल क्या है? 0। कोई कहेगा वो कैसे? तो मैंने कहा यार नॉर्थ तेरे सिर से आता है, इसके सिर से भी नॉर्थ आ सकता है,
तो उधर से भी नॉर्थ है, इधर से भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ और नॉर्थ में एंगल जीरो, साउथ और साउथ डायरेक्शन में एंगल जीरो, एक्स और एक्स में एंगल जीरो। तो अगर एंगल जीरो है दो वेलोसिटी वेक्टर्स का, या किन्हीं भी दो वेक्टर्स का एंगल जीरो है, वो कोलिनियर वेक्टर्स है। या फिर ये बना सकते हो, ये v1 वेक्टर है 10 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, एंड एक वेक्टर v2 वेक्टर है, v2 वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्स। बताओ इन दोनों की डायरेक्शन में एंगल क्या है? एक एक्स एक माइनस एक्स, एंगल ये मेरे हाथ हैं, ये एक्स ये माइनस एक्स, 180। मेरे दोनों हाथों में एंगल 180 नहीं है, इधर है एक, इधर है डायरेक्शन, एक इधर एंगल है, तो इधर एंगल और इधर एंगल, एंगल 180। ठीक है, तो स्ट्रेट बन गया 180, तो थीटा क्या बना 180। तो अगर दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल या जीरो या 180 है, कोलिनियर वेक्टर्स है। तो कोलिनियर वेक्टर दो कोलिनियर, और वैल्यू से कोई चक्कर नहीं, वैल्यू कम ज़्यादा चलेगी, डायरेक्शंस का चक्कर है। अगर दो डायरेक्शन के बीच में एंगल जीरो है या 180 है तो कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक, उसको बोल दियो वो। कोलिनियर भी क्लियर है 180। ये लो, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है 180, डायरेक्शंस का एंगल, हाँ तो एक एक्स है एक माइनस एक्स है तो 180। ये लो एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स के बीच में एंगल 180। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ में एंगल क्या है 180, नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो एंगल 180। ठीक, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 होते हैं, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इकट्ठा लिखो। नेक्स्ट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे वो कभी कभी यूज होता है, ये काफ़ी यूज होती है चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर के ऊपर आने वाले टाइम में काफ़ी क्वेश्चन होने वाले हैं।
पोजीशन क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज करो ये आपके पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ड्रॉ कर सकते हो, और ये ओरिजिन है x y एंड ओरिजिन। मैंने एक स्टूडेंट को कहा देखिए ये मेरा P पॉइंट है, तो मान लो एक बहुत बड़ी लोकेशन है, मतलब एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, फील्ड है, जिसमें मैं P पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से इस पोजीशन से इसको रेफरेंस मानते हुए मेरी पोजीशन किसी ने बतानी है, वो कैसे बताएगा? तो क्या करेगा? कोऑर्डिनेट पुट करेगा, मैथ्स लगाएगा। तो यही कहेगा x है, y है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लेते हैं x1, y। बात खत्म हो गई। तो मेरे को कहीं ना कहीं से वो इस लोकेशन पे ढूंढ ही लेगा, कोई डाउट इसमें? ये तो मैथ्स के लोग ऐसा करते हैं। मैथ्स ठीक है, मैथ्स कहते हैं कोऑर्डिनेट है, ठीक है, बना लो ग्राफ, बना लो, डन। फिजिक्स के नहीं करते। फिजिक्स वाले ये कहते हैं कि देख यहाँ से लोकेशन बतानी है इसकी, तो एक काम कर, यहाँ से सीधा चल पड़, बिल्कुल नहीं मुड़ना, स्केल लेके बिल्कुल सीधा चल। और कितना चल? लेट अस सपोज 10 मीटर तक चल। 10 मीटर है, मान लो डिस्टेंस 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है रादर ये, तो मान लो ये स्ट्रेट डिस्टेंस की टोटल लेंथ 10 मीटर है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट है। और लेट अस सपोज एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे चली हो, ये एंगल भी पता था उस बताने वाले को 30 डिग्री पे। बात तो एक ही है, तुम कोऑर्डिनेट नहीं बताओगे, तुम ऐसे बता दो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे चुप करके सीधा चलता जाइए, 10 मीटर पे P पॉइंट आ जाएगा। हाँ, ये भी सही है बताने का तरीका, कोऑर्डिनेट भी सही है। मैथ्स के लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, फिजिक्स के लोग ऐसे बोलते हैं कि तू सीधा चलियो, कहाँ से कहाँ, 10 मीटर तक चलता जाइयो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो तेरी P पॉइंट की बारी आ जाएगी। ये जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ वेक्टर है 0 से लेके P तक, OP वेक्टर, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये P पॉइंट का कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? OP वेक्टर। OP वेक्टर की वैल्यू क्या है? 10 मीटर, वैल्यू 10 मीटर, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना? 30 डिग्री विद x एक्सेस। ठीक है ना? मैंने वैल्यू बता दी, साथ में डायरेक्शन बता दी, तो ये P पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं। तो कभी कभी मैं ऐसे यूज करूंगा P पॉइंट की पोजीशन, और कभी कभी फिजिक्स में मैं कोऑर्डिनेट्स भी यूज करूंगा, मेरी मर्जी। मैथ्स लगा के कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, और डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर्स के थ्रू भी आप पोजीशन को बता सकते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर है, काम आएगा, ये काफी काम आता है पोजीशन वेक्टर बनाना। यहाँ से ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है, इसी में दूसरा डायग्राम प्लॉट करो कि y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। देखो अब जो फिजिक्स के स्टूडेंट है ना, वो ओरिजिन पे बैठ के अपना काम करते हैं। तुम मान लो ओरिजिन पे बैठ जाओ, ओरिजिन पे बैठ के ये मैं हूँ, मैं पहले P पॉइंट पे हूँ, और फिर मैं चलता हुआ सीधा सीधा कहाँ पहुँच गया? Q पे पहुँच गया। मैं ऐसे पहुँचा, मैं P से Q पे पहुँच गया। अब मेरी अगर लैंग्वेज की बात करो, मैं क्या बोलूँगा? ये मैंने ओरिजिन से क्या लेना, मैंने x से क्या लेना, y, मैं चला, मैं P से Q पहुँच गया। अब मैं क्यों लोगों को बताऊँ? वो देखो ओरिजिन है, फिर ओरिजिन से मैं P पे था, ओरिजिन से Q, मैं क्यों ओरिजिन को बीच में लेके आऊँ? मैं P से Q पे चला गया, बात खत्म हो गई। लेकिन फिजिक्स का स्टूडेंट ऐसे नहीं बोलता, वो कहता देख तू गया होगा P से Q, मैं तो यहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं तो रेफरेंस पॉइंट के साथ काम करता हूँ। तो मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि तू P से Q गया, मैं लोगों को ये कहूँगा कि देखो पहले
ये बंदा P पॉइंट पे था तो ये इसका पोजीशन वेक्टर था, तो पोजीशन वेक्टर क्या था, OP वेक्टर। फिर इसने अपनी पोजीशन वेक्टर को चेंज कर लिया, पोजीशन वेक्टर क्या कर लिया, OQ वेक्टर। ये देखो OP वेक्टर से OQ वेक्टर पे चला गया। बताने का तरीका देख रहे हो, फिजिक्स का स्टूडेंट ओरिजिन पे बैठ के क्या कहता है कि वो सामने वाला बंदा P से Q पे नहीं गया, कहता OP वेक्टर से पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर हो गया। तो मतलब समझने वाले को ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में कोई पर्सन P से कहाँ गया होगा, Q पे गया। अब वो जो P से Q गया वो तो ये बंदा कह रहा है जो मैं P से Q गया, लेकिन फिजिक्स का स्टूडेंट तो ये कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर OP से OQ चेंज हुआ। समझ में आ रहा है। तो अगर दो पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है P से Q, पक्का कोई डिस्प्लेसमेंट बीच में हो रही है, तभी तो पॉइंट हिल के P से Q पे चला गया, इसलिए पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, चेंज। तो ये जो है, ये जो बनेगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर of P, this is position vector of Q and this is known as displacement vector। ये जो P से Q है वो कौन सा वेक्टर आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। OP OQ पोजीशन वेक्टर्स है, लेकिन PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जो चलने वाला बंदा है P से Q वो क्या कहेगा कि मैं डिस्प्लेस हो गया P से Q, लेकिन ओरिजिन वाला बंदा क्या कहेगा, पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया OP से OQ। बात तो एक ही है। आएगा आएगा वेक्टर एंगल्स तो करेंगे अभी। फिजिक्स वाला बंदा तो ओरिजिन में बैठा ना है, वो अपना आंसर ओरिजिन में देखे जा रहा है ना। फिजिक्स वाला ये कह रहा है, ये देखो ओरिजिन, ओरिजिन से OP से OQ चला गया, वो ये कह रहा है, असली बंदा ऐसे जा रहा है, लेकिन फिजिक्स वाला OP OQ कर रहा है, ऐसे है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो आपने अगर वो देखा भी होगा, अगर छोटा सा एग्जाम्पल, वो रडार सिस्टम देखे होंगे, रडार प्लेन एंटर करता है तो हमने देखा होगा वो पूरा वेव पूरा दिखाते हैं, पूरा सर्कल बना के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और फिर अगर देखोगे ओरिजिन से वो पोजीशन भी चेंज होती है किसी की, यहाँ से लेके पोजीशन यहाँ चेंज हो रही है, तो वो उतना आपने ध्यान से देखा ही नहीं होगा। तो एक्चुअल में वो विद रिस्पेक्ट टू जहाँ पे रडार है वहाँ से वो कैच कर रहा है, वो उसकी प्लेन की लोकेशन ऐसे देख रहा है, देख रहे हो ये प्लेन ऐसे ऐसे जा रहा है। अब वो प्लेन के ऊपर थोड़ा ना खड़ा है रडार, कैसे देख रहा है प्लेन कैसे जा रहा है, वो तो ऐसे देख रहा है प्लेन जा रहा है, तो वो ओरिजिन है रडार, तो रडार का पॉइंट ये देख रहा है ऐसे, तो वेक्टर बन रहे हैं ये, ठीक है ना। तो ओरिजिन तो लेना पड़ेगा फिजिक्स वालों को, कैसे होएगा, मैथ वालों का चलता है, वो मैथ वाले कहेंगे देखो ये प्लेन यहाँ से यहाँ आ गया, x,y1 x2 y, ढूंढोगे कैसे x1 y1, ये तो बता दो। रडार कैसे ढूंढ रहा है, रडार वेव फेंक रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हवा में फेंके जा रहा है, प्लेन रास्ते में आया तो वो वेव गई टकरा के वापस आ गई, कैच हो जाती है, जो कैच नहीं हुई तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधी चली गई ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर कैच होके वापस आ गई यानी कि कोई ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल से वापस आ रहा है। अब वो ऑब्स्टेकल से वापस आ जा रहा है, प्लेन यहाँ चला गया, ऑब्स्टेकल से वापस आ रहा है, आप देख रहे हो फिजिक्स कैसे चल रही है, ओरिजिन ये देखो सब पोजीशंस, तो ये बोलते हैं वहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन, और पोजीशन से कोऑर्डिनेट्स कैन बी कैलकुलेटेड, मैथ्स के जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए जाते हैं, ये चैप्टर वो बताएगा आपको, पोजीशन से x1, y1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन से हम x1, y1 में काम करेंगे, और फिर जो करना है मिसाइल ने करना ही है, कोऑर्डिनेट फिट करके वो अपने आप देख लेगी जो देखना है, सिंपल है, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, एक्सियल वेक्टर्स लिखो, एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स।
देखो एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। किसमें? हाँ, टाइप ऑफ वेक्टर में नेक्स्ट वेक्टर है, टाइप ऑफ वेक्टर के नेक्स्ट वेक्टर ही चल रहे हैं, एक्सियल वेक्टर नेक्स्ट लेक्चर, ये टाइप ऑफ वेक्टर ही चले जा रहे हैं, ये नहीं खत्म होने के अभी 10 मिनट और। एक्सियल वेक्टर, देखो एक्सियल वेक्टर, सबसे पहले इस वेक्टर को समझने से पहले ये समझ लें, जब भी कोई बॉडी घूमती है, रोटेट करती है, कोई बॉडी देख लेना, उसका कोई इमेजिनरी एक्सिस है जिसके अबाउट उसकी रोटेशन होती है, वो एक्सिस समझते हो? जैसे मान लो एग्जांपल है, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, इसका एक्सिस कहाँ है? इसका एक्सिस क्या है? नहीं, एक्सिस नहीं समझते, नहीं, ये इसका एक्सिस है, इमेजिनरी है, एक्सिस इमेजिनरी है। ओके, मैं इजी लैंग्वेज समझाता हूँ। अगर कोई बॉडी घूमती है, ये पंखा घूम रहे, पंखे का एक्सिस क्या है? पंखे का एक्सिस एक ऐसा पॉइंट है जो कि बस अपने खड़े खड़े एक्सिस पे ऐसे घूम रहे हैं, बाकी पार्टिकल उस पॉइंट के आसपास घूम रहे हैं इन आर रेडियस। कोई पार्टिकल दूर घूम रहा है, कोई और दूर घूम रहा है, कोई पास घूम रहा है, पर जो सेंटर का पॉइंट है ना, वो अपने ही एक्सिस पे घूमे जा रहा है। तो इमेजिन करो वो जो एक्सिस है उसके बीच में से पास करता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो सपोज ये एक बॉडी है, ये रही डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर रही है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, देख रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इसका मतलब कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, मान लो ये एक पार्टिकल है m1, ये इस सर्कल में घूम रहा है, ऐसे चक्कर में घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल इस चक्कर में घूम रहा है, पर ये वाला पार्टिकल किसी आर रेडियस में घूम नहीं रहा, वो तो एक्सिस के ऊपर खुद लाई कर रहा है। तो जो एक्सिस के ऊपर खुद लाई कर रहा है और उसमें से कोई स्ट्रेट लाइन पास करे, इमेजिनरी ये है नहीं, इसको एक्सिस बोलते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ एक्सिस का। अगर मान लो कोई भी एक डिस्क घूमे, ये डिस्क घूम रही है, तो डिस्क का एक्सिस कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से। एक व्हील घूम रहा है, व्हील कार का टायर है, कार का टायर का एक्सिस उसके यहाँ सेंटर से पास करेगा। कोई स्फेयर रोल कर रहा है, बॉल रोल कर रही है, एक्सिस उसके डायमीटर में से पास करेगा। पंखा घूम रहा है, पंखे का एक्सिस उसके सेंटर में से पास कर रहा है। ठीक, कोई डाउट? आपने वो पंखा देखा होगा एफ शेप का, लाइट पुराने ज़माने में लाइट गई तो एक स्टिक हाथ में पकड़ लेते हैं, वो ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसा फैन यार, बच्चे ABCD F फॉर फैन याद नहीं कराते बच्चे को, आजकल इलेक्ट्रिकल फैन याद कराते हैं, पहले ऐसे फैन आते थे। फिर देखिए पंखा होता है, जब लाइट जाए इसका डंडा पकड़ ले और ये कपड़े को ऐसे बस घुमाता रहे, ऐसे ही है। जब ये घूमेगा, ये इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ऐसे घूमेगा, इसका ये स्टिक ही एक्सिस है, इस स्टिक के अबाउट सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, इसका एक्सिस है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? हम रोटेशनल मोशन में एक्सिस को स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जो एक्सियल वेक्टर क्या चीज़ है। एक्सियल वेक्टर सीखने से पहले एक्सिस की नॉलेज होनी चाहिए। तो इमेजिनरी एक्सिस है जो इसके सेंटर में से, किसी बॉडी के सेंटर में से पास करता है, वो क्या है? उसका एक्सिस है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि, और एक टर्म सुनी होगी रादर, स्पेशली ICSE सुनी हुई है, टॉर्क। टॉर्क सुना हुआ है? CBSE ने नहीं सुना? सुना, सबने सुना हुआ है टॉर्क? कितने नहीं सुना? अच्छा ऐसा है, नहीं ठीक है, 10th में नहीं होगा, ठीक है। टॉर्क, कोई भी चीज़ अगर घूमती है, कोई भी चीज़ अगर रोटेट करती है तो उसमें टॉर्क जनरेट हो जाता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ को अगर घुमाना है तो उसको टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, अगर टॉर्क नहीं मिलेगा वो चीज़ घूमेगी नहीं। जैसे एक किताब को डिस्प्लेस करवाना है तो फोर्स ज़रूरी है, बिना फोर्स के ये घूमेगी नहीं, और घुमाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। तो हम ये चैप्टर करेंगे रोटेशनल मोशन, उसमें टॉर्क को स्टडी करवाया जाता है। बस इतना याद रखो कि कोई भी चीज़ जब घूमेगी उसमें क्या जनरेट होगा? टॉर्क। फिर अगली लाइन में ये बोलूँगा जब टॉर्क पढ़ाया जाएगा, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसकी कोई वैल्यू तो है ही है, साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि बॉडी घूम रही है। देखो, कॉपी को मैंने आगे धक्का मारा तो उस तरफ ही मेरी फोर्स है, अपनी तरफ खींचा तो मेरी तरफ ही फोर्स है।
ऊपर उठाया तो मेरी तरफ ही फोर्स है, वो तो दिख रहा है, टॉर्क को तो दिखता ही नहीं है। टॉर्क का वेक्टर कहाँ पर है? लाइन ऑफ एक्शन पे है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो अगर मैं एक बॉडी को ऐसे घुमाता हूं तो टॉर्क कहाँ है? ऐसे ना, टॉर्क ऐसे नहीं है। वो तो बॉडी को घुमाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है ताकि ये घूमे। टेंजेंशियल फोर्स जब लगती है तो बॉडी घूमती है, तब टॉर्क जनरेट होता है। वो तो टॉर्क जनरेट करने का तरीका है। एक्सिस टॉर्क का एग्जाम्पल देता हूं। टॉर्क वेक्टर ध्यान से देखना। छोटे बच्चे एक हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, बच्चों वाला, ऐसे, वो जो हल्की सी स्टिक है, स्ट्रॉ सी बनी होती है, और यहाँ पर पंखा सा होता है, वो हाथ में पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं। ऐसे घुमाते हैं वो हेलीकॉप्टर सा ऊपर 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 उड़ता जाता है। ऐसे इमेजिन किया, सोचा, देखा है कभी ऐसा? ऐसे घुमाया ये और ये ऊपर उड़ेगा, ठीक। इवन आप हेलीकॉप्टर देख लो, हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा लगा होता है। पंखा कैसे घूम रहा है? पंखा इस तरीके से घूम रहा है और हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है। क्या पंखे की रोटेशन कैसे भी कर दो कोई फर्क नहीं, पंखा उल्टा चले सीधा चले हेलीकॉप्टर ऊपर ही जाएगा। ऐसे कैसे ऊपर जाएगा यार? कोई तो इंजीनियरिंग लगाई होगी कि पंखा ऐसे ही घूमेगा तभी हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा। ऐसे कैसे घूम जाएगा? उल्टा घुमा लो सीधा घुमा लो, ऐसा ना होता है, ऐसा नहीं होता। ये पंखे की भी रोटेशन है, ये पंखे भी एक डायरेक्शन में घूमते हैं, पंखे उल्टे नहीं घूमते। उल्टा घूमेंगे अब उल्टी मारेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, जब आप इसको ऐसे फोर्स लगा के घुमाते हैं तो जब आप इसे ऐसे ध्यान से, ध्यान इधर 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 घुमाएंगे, ये रोटेट करेगा, कहाँ उड़ेगा? ऊपर। इसका एक्सिस कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से। ये एक्सिस है इमेजिनरी, सेंटर से पास करेगा। तो जो टॉर्क जनरेट होगा विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पंखा उड़ेगा वही उसकी डायरेक्शन है। पंखा कहाँ उड़ेगा? ये आपने घुमाया, पंखा ऊपर उड़ रहा है, तो टॉर्क वेक्टर भी ऊपर लगेगा। टॉर्क वेक्टर निकालने की डायरेक्शन देखो क्या सही तरीका है। जहां ये उड़ेगा, एक्सिस आपने टॉर्क इसको घुमा के इसको घुमा दिया तो ये ऊपर उड़ेगा, टॉर्क वेक्टर ऊपर की तरफ है। और अगर उल्टा घुमाओगे ऐसे तो टॉर्क वेक्टर, ये पंखा नीचे आएगा तो टॉर्क वेक्टर नीचे की तरफ है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। पंखा, वो हेलीकॉप्टर का पंखा ले लो। हेलीकॉप्टर का पंखा ऐसे घूमेगा, ऐसे। अगर हेलीकॉप्टर ये रहा, पंखा ऐसे घूमेगा, ऐसे, ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि घूमने से टॉर्क जनरेट होगा और वो टॉर्क ऊपर की तरफ होगा जो हेलीकॉप्टर को ऊपर की डायरेक्शन दे रहा है। अब मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं ये टॉर्क? कोई तरीका तो होता ही होगा। हम रोटेशनल मोशन चैप्टर करेंगे, उसमें एक बहुत सही तरीका है टॉर्क डायरेक्शन निकालने का। टॉर्क वेक्टर ऐसे निकलता है, आपका पंखा अगर ऐसे घूम रहा है, ध्यान आगे देखो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 4 फिंगर लेके ना ऐसे घुमा दो, थंब जहां आएगा वही टॉर्क वेक्टर है। थंब ऊपर जा रहा है, पक्का बॉडी ऊपर घूमेगी। अगर पंखा उल्टा घुमा दिया तो ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे। तो मैं कैसे जज कर रहा हूं हेलीकॉप्टर का पंखा कैसे घूमेगा? हेलीकॉप्टर के ऊपर ऐसे फिंगर्स रखो, थंब का आएगा ऊपर, हेलीकॉप्टर का पंखा ऐसे घूमेगा ताकि हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा। तो ये जो टॉर्क वेक्टर है उसको निकालने का तरीका सिखाया जाएगा रोटेशनल मोशन में। ये ऐसे नहीं निकलता कि ये रहा टॉर्क, देखिए लग रहा है टॉर्क, ऐसे नहीं होता। इसमें टॉर्क ऐसे रोटेशनल मोशन से निकलता है। घुमा घुमा के देखना होता है कि टॉर्क बॉडी कहाँ जाएगी। तो ये बॉडी कहाँ जाएगी? ये बॉडी ऊपर जाएगी और एक्सिस भी कहाँ लाई कर रहा है? ऊपर लाई कर रहा है। तो अलोंग टॉर्क वेक्टर एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है। टॉर्क वेक्टर एक्सिस भी ऊपर है और टॉर्क वेक्टर भी ऊपर है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? कौन सा वेक्टर है? एक्सियल। एक्सियल का मतलब अलोंग एक्सिस। तो टॉर्क वेक्टर एक्सिस के ऊपर काम करता है, इसलिए इसका नाम एक्सियल वेक्टर है। उसके लिए भी होता है। ये तो कई चैप्टर्स में काम आता है। वेक्टर में भी आएगा, मैग्नेटिक फोर्स में आएगा, लॉरेंट फोर्स में आएगा, चार्ज पार्टिकल पे आएगा, ये आता रहेगा। लेकिन वो कहीं नए रूल नहीं है, वो यही वेक्टर के रूल हैं, वेक्टर से आएंगे। तुमने वेक्टर नहीं किया, तुमने सीधा याद किया। मैं तुम्हें वेक्टर समझाऊंगा वो कैसे बनते हैं। तो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक के अंदर आप याद करके आए हो फोर्सेस, वो आपके शॉर्टकट है, टीचर ने कराए हैं। वो उस जिसने बनाया उसको वेक्टर आता था, उसने वेक्टर से शॉर्टकट बनाया। पहले वेक्टर सीखा, लगाया, फिर शॉर्टकट बनाया। अभी ध्यान से देखो, तो अगर कोई बॉडी ऐसे घूमती है तो एक्सिस कहाँ लाई करेगा?
बीच में से जाएगा। अगर कोई बॉडी ऐसे घूमती है तो इसका जो एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस ऐसे पास करेगा, और टॉर्क वेक्टर भी कैसे होगा, इसी तरफ होगा। तो ये टॉर्क का वेक्टर है, ये टॉर्क वेक्टर है। टॉर्क वेक्टर भी इसी तरफ होगा, क्योंकि टॉर्क एक ऐसा वेक्टर है जो एक्सिस पे काम करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सियल वेक्टर है। हम तीन चीजें पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, जब कोई बॉडी घूमती है तो लीनियर वेलोसिटी नहीं एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं। जब कोई बॉडी घूमती है उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, और मजे की बात है तीनों का डायरेक्शन निकालने का रूल सेम है। टॉर्क भी ऐसे निकलता है, एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे निकलता है, एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसे निकलती है। तीनों का रूल भी सेम है, और तीनों के तीनों रोटेशनल मोशन में यूज होते हैं, और तीनों के तीनों एक्सिस के ऊपर ही डायरेक्शन रखते हैं। इसलिए तीनों के तीनों कौन से हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कहाँ थी है, ऑन एक्सिस। ये अभी समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ इसमें इन्वॉल्व है। तो जैसे रोटेशनल मोशन आएगा उसमें एक एक क्वांटिटी के ऊपर एक एक हफ्ता लगेगा। ये 3 हफ्ते का काम है तीनों निकलना, शायद उससे भी ज़्यादा 1 महीने का काम होगा 3 क्वांटिटीज पढ़ना। ये इतना बड़ा है कॉन्सेप्ट, तो तब समझ में आएगा ये एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ। अभी के लिए शॉर्टकट है, जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन उनके एक्सिस पे होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होती है, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। 1 नंबर में आ जाएगा आपके स्कूल में, इससे ऊपर नहीं आएगा कि बताओ कौन कौन से वेक्टर्स एक्सियल वेक्टर है। तो लिख देना, टॉर्क लिख दो, एंगुलर वेलोसिटी लिख दो, एंगुलर मोमेंटम लिख दो, सब ठीक है, जो मर्जी लिख दो आंसर। इतना ही आएगा और इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कम यूज होता है ये, रादर अभी तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, ये रोटेशनल में यूज होगा, तब तो सिखाना ही पड़ेगा जब सिखाना पड़ेगा। अभी 1 नंबर के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ, डायग्राम बना लो, पहला डायग्राम बना लो, बस फर्स्ट डायग्राम बना लो, याद रहेगा कि टॉर्क वेक्टर है। एग्जाम्पल लिख लो इसके, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। कपल है, कपल भी टॉर्क होता है। कई तरीके हैं समझाने के ना उसमें, कपल है, टॉर्क है, और ये शॉर्टकट है। ये सबसे आसान है, ये वाला, ठीक है यहां तक। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, ये मत सोचना वेक्टर चल पड़ा, अभी तो गेम स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो बस इंट्रो है कि ये चीज़ें यूज़ होनी है, बस इतना ही काम है, ठीक है। अभी अगली बार से असली चीज़ स्टार्ट होगी और वो एकदम स्पीड पकड़ेगी। वेक्टर का मतलब वैसे फिजिक्स में होता है कैरियर, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। तो बेसिकली वेक्टर एरो जो है एक जगह से दूसरी जगह को पॉइंट कर रहा है। और फिजिकल क्वांटिटीज़, देखो कुछ क्वांटिटीज़ तो स्केलर होगी, कुछ वेक्टर हो गई। अब कुछ क्वांटिटीज़ की एक प्रॉब्लम है, जैसे इस रूम में पानी भर दो, बिल्कुल फुल टाइट पानी से भर दो, या मान लो एक बैलून ले लो, उसको पानी से भर दो, उसको पिन से उसमें होल्स कर दो, दबाओ, हर होल में से पानी निकलेगा, जितने होल्स में पानी निकलेगा। और जोर की दबाओगे बहुत पानी निकलेगा। तो जो पानी के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, प्रेशर। वो प्रेशर हर होल पे लग रहा है। इस रूम में अगर मान लो पानी है तो प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, प्रेशर वहाँ भी लग रहा है, और हर पॉइंट पर वैल्यू भी डिफरेंट है। जितनी डेप्थ में जाओगे पानी का प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, भार है ना पानी का तो ज़्यादा लगेगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, इस रूम में पानी है तो प्रेशर की डायरेक्शन बोलो। अब प्रेशर की एक डायरेक्शन है ही नहीं, प्रेशर तो यहाँ भी है, 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 हर तरफ है। प्रेशर तो मल्टी डायमेंशन है, प्रेशर की एक डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर की तो हर तरफ डायरेक्शन होती है, प्रेशर हर तरफ लगता है। तो प्रेशर की एक डायरेक्शन है नहीं, और हर डायरेक्शन में वैल्यू भी डिफरेंट है। इसलिए ये क्वांटिटी पूरी तरह वेक्टर नहीं बन पाई, क्योंकि पूरा वेक्टर बनने में एक ही डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ एक डायरेक्शन, कि किसी क्वांटिटी की एक डायरेक्शन हो और एक वैल्यू, बस वो वेक्टर है। ये पूरी तरह वेक्टर नहीं बन पाया, इसलिए जो पूरी तरह वेक्टर ना बन पाया तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, टेंसर। ना ये स्केलर है ना ये पूरी तरह वेक्टर है, ये बीच में कहीं टेंसर बन गई। टेंसर का मतलब कि कुछ डायरेक्शन भी है
लेकिन डायरेक्शन एक नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज लिख लो विच हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन नहीं है, मल्टी डायरेक्शंस हैं, और हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, सबकी सेम स्टोरी है। वैसे तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, पर ये लंबी कहानी है, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी, काफ़ी लंबी है। तो प्रेशर मोर देन सफिशिएंट है, प्रेशर और स्ट्रेस सफिशिएंट है। कर लें, ठीक है। ये जरूरत नहीं है। जीरो वेक्टर लिखो, जीरो वेक्टर लिखो, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ये जीरो या नल वेक्टर भी बहुत यूज नहीं होता, बट एक लाइन में बता के खत्म करता हूं। बहुत सिंपल रूल है, अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं तो मेरा आंसर वेक्टर ही आएगा, याद रखना। ये चीज गलत है, एक वेक्टर एक स्केलर विल गिव वेक्टर ना, गलत है। वेक्टर वेक्टर तो वेक्टर, तो अगर मैं दो क्वांटिटीज को ऐड करूं तो आंसर भी वेक्टर ही आएगा, सिंपल है। ठीक, तो तीनों के ऊपर वेक्टर बनना जरूरी है, अलजेब्रा तभी सही बैठेगा। तो यानी कि जैसे वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर ऐड करके नई वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगी, ये अलाउड है। तो ऐसे ही उल्टा भी ट्रू है, अगर मैं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आंसर वेक्टर ही आएगा। कुछ भी सी वेक्टर नया वेक्टर आएगा, पर आएगा वेक्टर ही आएगा, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्लियर है, ये रूल है। अब ये रूल मैंने सिखाया, बच्चे कहते ठीक है होता होगा यार, वेक्टर वेक्टर ऐड करके आ जाता होगा, वेक्टर समझ गया, बट अंदर डिटेल मुझे पता नहीं क्या समझा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में समझ आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट कहता ठीक है, एक इक्वेशन है, मैंने कहा क्या, कहता ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। मैंने कहा ये क्या है, कहता इक्वल वेक्टर्स है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, तो दो वेक्टर इक्वल है, राइट। तो कहता कि ठीक है, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या, मैंने कहा जीरो। रूल वायलेट हो गया। कैसे, एक वेक्टर में से जब एक वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आना चाहिए था, क्योंकि अगर तो मैं जीरो लिखूंगा कल को 10 भी लिख दूंगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 10 तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि 10 के साथ क्या होनी चाहिए उसकी डायरेक्शन, वो तो लिखा ही नहीं। तो ये इक्वेशन तो गलत हो गई, क्योंकि दो वेक्टर को माइनस करके आंसर क्या आ गया, स्केलर। अब जीरो है चाहे 1 है 2 है तो स्केलर ही ना। तो फिर इसको कंप्लीट करने के लिए मैथ वालों ने इक्वेशन बनाई, वो कहते हैं जब आप वेक्टर का अलजेब्रा करोगे ना, इसको जीरो नहीं जीरो वेक्टर डाल दिया करो। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब यहां गया विल गिव जीरो वेक्टर। ऐसा क्यों, ताकि कोई ये ना कहे कि सर आंसर वेक्टर नहीं आया। हाँ वेक्टर आया, कोई पूछा इसकी वैल्यू क्या है, मैंने कहा जीरो। इसकी डायरेक्शन क्या है, नल, पता नहीं, पर है वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर डिफाइन कर दिया जो इसकी कैलकुलेशन को जस्टिफाई कर रहा है कि वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करके आंसर वेक्टर ही आएगा। तो यहाँ पे नल वेक्टर यूज होता है, वैसे हमारी कैलकुलेशन में नल वेक्टर यूज होते कम ही, हम करते कम है। 10 के ऊपर वेक्टर नहीं लगता, ए बी के ऊपर लगता है, 10 के साथ डायरेक्शन आती है अलोंग एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस। ऐसे पॉइंट क्लियर है यहाँ तक।
तो मतलब जो भी लिखूंगा उसके डायरेक्शन पक्का लिखूंगा, ठीक है। तो ऐसा ये यहाँ काम आता है टू कंप्लीट दी अलजेब्रा। वैसे हम कम ही यूज़ करते हैं, इसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग है टाइप ऑफ वेक्टर खत्म हो गए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर।